तो मैंने कुछ अरसा पहले YouTube पर एक कमाल की पॉडकास्ट देखी। चैनल का नाम है द डायरी ऑफ अ सीईओ, जहां होस्ट स्टीवन बार्टलेट ने जेफरी हिंटन का इंटरव्यू किया। आगे बढ़ने से पहले मैं जेफरी हिंटन का तारुफ कराना बहुत जरूरी समझता हूं। जेफरी हिंटन को द गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। इन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स की फील्ड में बहुत काम किया और गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी हेड किया। लेकिन एक दिन अचानक जेफरी ने रिजाइन कर दिया। लेकिन जेफरी ने रिजाइन क्यों कर दिया? जेफरी गूगल में काम करते थे और गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ही पैसा लगाती है और वहीं से पैसा बनाती है, और एट द सेम टाइम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरात के हवाले से बात करो, यह बात मोरली भी दुरुस्त नहीं लगती। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर जेफरी ने वैसे तो एआई के बहुत सारे खतरात के हवाले से बात करी, बट 3 पर्टिकुलर ऐसे डेंजर्स थे जिनके हवाले से मैं ये समझता हूं कि जनरल पब्लिक शुड नो अबाउट इट। दे वर डीप फेक्स, इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड इको चैम्बर्स। आयरिशमैन एक बहुत मशहूर मूवी है जो फेमस डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म एक फ्रैंक नामी गैंगस्टर के ऊपर बेस्ड है। फ्रैंक का कैरेक्टर द ग्रेट रॉबर्ट डिनेरो ने प्ले किया। रॉबर्ट डिनेरो की एज 75 इयर्स थी जब उन्होंने इस मूवी में काम किया, बट प्रॉब्लम यह थी कि फ्रैंक का कैरेक्टर 30 साल का भी दिखाया गया। मूवी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया और थोड़े बहुत सिनेमाज में भी रिलीज किया गया, मगर फैंस को यह 75 साल का डिनेरो 30 साल के बंदे का कैरेक्टर प्ले करते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाद में एक यूट्यूबर शेमॉक ने कोडिंग और एआई की मदद से फ्रैंक का कैरेक्टर रिक्रिएट किया और कमाल ही कर दिया। शेमॉक का काम करोड़ों रुपए से बनने वाले ओरिजिनल वर्जन से भी बेहतर था। इसके काम को इतना अप्रिशिएट किया गया कि कुछ न्यूज आउटलेट्स ने यह तक रिपोर्ट किया कि शेमॉक को ल्यूकस फिल्म्स ने हायर कर लिया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के इन एडवांसमेंट्स ने नए दरवाजे खोल दिए और मैं ये समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम दिलीप कुमार या मार्लन ब्रेंडो को भी दोबारा पर्दे पर देख पाएंगे। मगर क्या डीप फेक टेक्नोलॉजी इसी तरह अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है? यूके में एक औरत ने अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया। अपने इल्जाम को साबित करने के लिए उस औरत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रेजेंट करी जो असल में डीप फेक से बनी थी। ऑडियो इतनी कन्विंसिंग थी कि चंद लम्हों के लिए हस्बैंड भी कंफ्यूज हो गया था कि कहीं ये रिकॉर्डिंग इसी की तो नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर जब अपने पीक पर थी तो अचानक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का एक वीडियो मैसेज वायरल हो जाता है, जिसमें वो यूक्रेनियन आर्मी को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपने हथियार डाल दें और इन्वेडिंग रशियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दें। लेटर ये वीडियो भी डीप फेक जनरेटेड ही साबित हुई। इन 2002 डीप फेक टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से एक सिंगापुर की कंपनी के अकाउंटेंट से $25 मिलियन एक अननोन अकाउंट में डलवा दिए जाते हैं। अकाउंटेंट अपने डिफेंस में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग प्रेजेंट करता है जिसमें कंपनी का अपना सीईओ से ऐसा करने के लिए कहता है। That recording was also marked as deepfake. ये साफ साफ दिखाता है कि एआई टेक्नोलॉजी की वजह से नियर फ्यूचर में आप एक लीगल केस या अपना पैसा या एक जंग भी हार सकते हैं। एक और मसला जो जेफरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नजर आ रहा है वो है इको चैम्बर्स, यानी आपको अपनी जैसी आवाजें आने लग जाएं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर किसी फुटबॉल की वीडियो को लाइक करते हैं तो अगले 3-4 दिन तक आपको रिकमेंडेशंस में फुटबॉल की वीडियोस ही आ रही होती हैं। ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच रिकमेंडर सिस्टम की वजह से होता है, जो कि दिखने में तो एक बहुत अच्छी चीज है मगर प्रॉब्लम्स हैं। ये एआई रिकमेंडर सिस्टम सोसाइटी में इको चैम्बर्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। फर्ज कीजिए आपको ट्रंप की पॉलिसीज पसंद नहीं तो एआई आपको हमेशा ऐसी पोस्ट शो करेगा जो एंटी रिपब्लिकन पार्टी ही होंगी। कंटिन्यूअसली ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने से आपके अंदर ऑपोजिंग पार्टी के लिए नफरत बढ़ने लगेगी। ये सिंपल इनोसेंट एआई रिकमेंडर सिस्टम अपने अंदर ये सलाहियत रखता है कि पूरी सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट कर दे। लास्टली जो सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ एआई इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस हुआ वो था इकोनॉमिक मेल्टडाउन, यानी पूरी इकोनॉमी या मईशत का बैठ जाना। ये न्यूक्लियर मेल्टडाउन से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे? इस बात की गवाह
खुद हिस्ट्री है। जापान 1945 के न्यूक्लियर अटैक्स के बाद भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसके लिए इन्हें अपना सिस्टम नहीं बदलना पड़ा। लोग जैसे काम कर रहे थे करते रहे। मगर वहीं जब फ्रांस और सोवियत यूनियन की इकोनॉमी मेल्टडाउन हुई तो इन्हें अपने किंग की सरेआम गर्दन काटनी पड़ी और सोवियत यूनियन तो खत्म ही हो गया था। मगर इन सब बातों का एआई से क्या ताल्लुक? एआई कैसे एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन पैदा कर सकती है? फर्ज करें एक छोटे से टाउन में एक मीट फैक्ट्री है जो कि लेबर्स को उनके टाइम और मेहनत के बदले तनख्वाह देती है। यह मीट फैक्ट्री एक करीबी रेस्टोरेंट को मीट भी सप्लाई करती है। रेस्टोरेंट की अपनी एक वर्कफोर्स है जो कि इसी इकोनॉमिक साइकिल पर डिपेंडेंट है। और मजे की बात यह है कि रेस्टोरेंट्स के मेजॉरिटी कस्टमर्स टाउन के ही लोग हैं जिनमें से अक्सर उसी मीट फैक्ट्री में काम करते हैं। एक दिन मीट फैक्ट्री की मैनेजमेंट को एक ब्राइट आइडिया आता है एआई को अपनी फैक्ट्री में इनकॉर्पोरेट करने का। मैनेजमेंट यह सोचती है कि इस तरह से हम ह्यूमन एरर से भी बच पाएंगे और काम भी सही और तेज होगा। इसकी वजह से कुछ लेबर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, मगर अब रेस्टोरेंट्स के पास भी कम कस्टमर्स आएंगे और रेस्टोरेंट खुद को बैलेंस करने के लिए अपने कुछ स्टाफ को निकालेगा और कुछ मीट भी कम खरीदेगा। यहां से शुरू होगी इन्फ्लेशन साइकिल, जहां मीट फैक्ट्री को लगेगा कि क्योंकि अब हमारा मेजर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा तो मजीद लेबर्स को निकाला जाए। रिजल्ट यह होगा कि रेस्टोरेंट के पास कस्टमर्स ना होने के बराबर हो जाएंगे। इस तमाम केओस के पीछे वही लिटिल रेड राइडिंग हुड है जो ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से अब बिग बैड वुल्फ बन चुका है। तो क्या लगता है आपको, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? रेगुलेशंस, लॉज, रूल्स, या फिर हम सबको खामोश होकर बैठ जाना चाहिए? मेरे ख्याल में हमें बातचीत करनी चाहिए। जब भी ह्यूमैनिटी ने कोर्स ऑफ डिस्कशन लिया है, ह्यूमैनिटी हमेशा किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंची है।